नमस्कार भाइयों। आज हम लोग देखेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन। इसका पीडीएफ आपके पास पहले से है जो कि टेलीग्राम पर उपलब्ध है। अगर आपने पहले पीडीएफ को नहीं देखा है तो आप पहले पीडीएफ को देखिए, सारी पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे मंगलम क्लासेस टीकेडी। मंगलम क्लासेस टीकेडी पर पीडीएफ उपलब्ध है। पहले पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसके बाद अपने स्तर से आप लगाइए। इसके बाद जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप पूरी वीडियो को भी आराम से देखिए तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये लिखा है कि एक बहुभुज के 5 कोणों में एक बहुभुज के 5 कोणों में से प्रत्येक 172 डिग्री है, अन्य कोणों में प्रत्येक 160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? मैं आपसे बता देना चाहता हूं, यहां पर हम किसी पॉलीगोन की बात कर रहे हैं, किसी बहुभुज की बात कर रहे हैं। किसी पॉलीगोन या किसी बहुभुज का मतलब यह है कि किन्हीं भी भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। यह त्रिभुज हो सकता है, यह चतुर्भुज हो सकता है, यह पंचभुज हो सकता है। अलग अलग भुजाओं वाला जो बहुभुज है वो अपने नामों से जाना जाता है। ये 3 भुजाओं वाला है तो इसे त्रिभुज कहते हैं। ये 4 भुजाओं वाला है, इसे चतुर्भुज कहते हैं। ये 5 भुजाओं वाला है, इसे पंचभुज कहते हैं। एक काम की बात यह है, देखिए कि जिस बहुभुज में किसी पॉलीगोन में जितनी भुजा होती हैं उतने ही कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 ही कोण होते हैं। और पंचभुज में भी 5 भुजाएं होती हैं और 5 ही कोण होते हैं। हमारा जो प्रश्न है ये किसी पॉलीगोन का है या किसी बहुभुज का है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं नहीं पता। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं नहीं पता। मैंने जो भुजाओं की संख्या मानी है, जो साइड की संख्या मानी है, मैंने 22 मान ली। मैं बता चुका हूं कि जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे, तो मैंने इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या को 22 माना है। अगर मैंने भुजाओं की संख्या को 22 माना है तो उसने कहा है कि पहले वाले जो 5 कोण हैं, जो आपके पास पहले वाले 5 कोण हैं, उनमें से प्रत्येक कोण 172 डिग्री। पहले वाले 5 कोणों में से प्रत्येक कोण 172 डिग्री है, तो 5 गुणा 172 हो गया। आपको पता है कि जितनी भुजा होंगी उतने ही कोण होंगे, तो कोणों की संख्या भी 22 होगी। मैं 5 कोणों की पीछे बात कर चुका हूं, तो बाकी जो मेरे पास कोण होंगे वो 22 - 5 होंगे। और उसने कहा है कि बाकी के जो प्रत्येक कोण है वो 160 डिग्री है। इस प्रकार हमारे पास इस बहुभुज के सभी कोणों का योगफल आ गया। और आपको पता है कि किसी बहुभुज या पॉलीगोन के सभी कोणों का जो योगफल होता है वो n-2 गुणा 180 होता है। किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का जो योगफल है वो n-2 गुणा 180 होता है। हम लोग यहाँ गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 ही करना 5 और 3 कितना होगा 8। ये आपके पास 860 हो गया, प्लस अंदर 160 का गुणा करते हैं। ये 160 बाई माइनस 16 पंजे 80 मतलब होगा 800, बराबर यहाँ अंदर गुणा करते हैं तो 180n माइनस कितना होगा 360। n वाले पदों को एक और करते हैं। यहां पर n का मान 22 है। भुजाओं की संख्या कोणों की संख्या बराबर होती है, तो n का मान 22 है। 180 22 में से 160 22 गया, कुल मिलाकर ये आपके पास 20 22 होगा, बराबर ये आपके पास 860 में से, और ये 800 गया तो 60 बचेगा, उधर 60 जाके माइनस हो जाता है, इधर आ जाता है, तो ये 420 हो जाता है। इसे हल करते हैं तो 420/20, कुल मिलाकर आपके प्रश्न का उत्तर 21 हो जाता है। किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल n-2 गुणा 180 होता है। हमने n का मान कोणों की संख्या, भुजाओं की संख्या को 22 माना था। एक ठोस गोलार्ध का आयतन का संख्यात्मक रूप उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है।
आपको पता है कि गोलार्ध किसे कह रहे हैं? ये गोलार्ध होता है अर्धगोला। अगर मैं किसी भी अर्धगोले की बात करूंगा तो अर्धगोले का आयतन होता है, किसी भी अर्धगोले का जो आयतन है वो 2/3 पाई आर क्यूब है। अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन है। उसका संख्यात्मक मान कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। आप जो आकृति देख रहे हैं ये आपके पास एक अर्धगोला है। अर्धगोला रेडियस पे काम करता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। हम पाई से पाई कैंसिल करते हैं, आर की पावर 2 से इसे हटाते हैं। हम देख रहे हैं कि r बराबर 3 तिया 9 बटे कितना होगा 2। 9/2 को जो कहा जाता है वो 4 सही 1/2 कहा जाता है। हमें उसकी रेडियस को बताना था, हमें उसकी त्रिज्या को बताना था। इसकी रेडियस का मान 4 सही 1/2 होगा। अगला है कि x बराबर 2t। हमारे पास x का मान 2t है और हमारे पास y का मान 2t माइनस का 1 अपॉन कितना है 3। ये पहले वाला मान x का है और ये y का है। उसने कहा है कि x बराबर y है। x का मान y के बराबर करेंगे तो ये 2t बराबर 2t माइनस 1 अपॉन कितना होगा 3। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 दूनी 6 बराबर 2t माइनस 1। इसे हल करते हैं तो ये 4t बराबर माइनस का 1 हो जाता है। ये t बराबर जो होगा ये माइनस का 1/4 होगा। हमें जो मान बताना था वो असल में t का बताना था। अगर ये दोनों बराबर थे तब t का मान माइनस का 1/4 जो कि b वाला उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, यदि x तथा y दो वास्तविक संख्याएं हैं, x और प्लस y बराबर जो आपके पास है वो 8 दिया है। अगर x प्लस y बराबर 8 दिया है, हमसे कहा जाता है कि x y का मैक्सिमम या अधिकतम मान क्या होगा। यदि हमारे पास दो संख्या प्लस में दी है या 3 संख्याएं दी हैं और हमसे उनका मान अधिकतम पूछा जाता है, गुणा में उनका अधिकतम मान पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उनका अधिकतम मान क्या होगा, तो मैं इन दोनों को बराबर करूंगा। इन दोनों को बराबर जगह तोड़ूंगा, अर्थात मैं 8 को 2 जगह काटूंगा। जब 8 को 2 जगह बांटेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मान भी 4 होगा, इसका मान भी 4। x प्लस y बराबर 8 है। इन दो संख्याओं के योगफल का मान 8 है। अगर आपसे कहा जाता है कि x y का अधिकतम मान क्या होगा, तो इसे उतनी जगह बांटिए जितनी संख्याओं का ये योग है। ये दो संख्याओं का योग है, मैं इसे 2 जगह बांटूंगा तो 8 को 2 जगह बांटेंगे 4 4 हो गया। हमें एक्स वाई बताना है। एक्स वाई का मतलब x गुणा y है। x का मान भी 4 लगाते हैं, y का भी 4 लगाते हैं। ये 4 चौक कितना होगा 16। हमारे प्रश्न का उत्तर 16 हो जाता है। अगला है कि n भुजाओं वाले एक समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है। किसी भी बहुभुज में अगर मैंने भुजाओं की संख्या को बाई माना है, किसी पॉलीगोन में किसी बहुभुज में मैं भुजाओं की संख्या को बाई मानता हूं। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 2n-4 गुणा 180। अगर यहाँ 2n-4 लगा रहे हैं तो आगे 90 लगा देंगे, वैसे ये भी ठीक है। किसी भी समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 2n-4 गुणा 90/n होता है और प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360/n होता है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है। हम n से n कैंसिल करते हैं, ये 90 से 4 बार कैंसिल होता है। 4 दूनी 8, 8 और 4 हो जाता है 12।
हम इसे और हल करते हैं, 12 में 2 का भाग लगाते हैं तो ये 6 हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर ये है। अगला प्रश्न क्या है साहब, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रम से 4 तथा 10 है। एक भुजा का मान 4 है और दूसरी वाली का मान 10 है। एक साइड एक भुजा का मान 4 है। हम किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा का मान 4 है तो वहीं दूसरी का मान 10 है। उसने कहा कि तीसरी भुजा को ए बता रहे हैं, ए का मान किन दोनों के बीच में होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान दी गई दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा। 10 और 4 में अंतर कितने का है? 6 का। और इनके योगफल से छोटा, तो 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाता है। यह त्रिभुज के बनने के लिए प्रॉपर्टी है, त्रिभुज के बनने के लिए गुण है कि अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं पहले से दी गई हो तो तीसरी भुजा का जो मान होगा वो दोनों का अंतर होगा, अंतर से बड़ा होगा। और योग फल से कैसा होगा? छोटा। 10 में से 4 गया तो 6 और 10 में 4 जोड़े तो 14। इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन 6 और लेस देन, यानी आपका 14 हो जाता है। आपके पास ये सवाल रूट का है, ये सवाल वर्गमूल का है। √6 प्लस √6 प्लस रूट है आपके पास 6। कोई भी संख्या हम देख रहे हैं कि रूट में प्लस में लगातार ये संख्या अनंत तक जा रही है। कोई भी संख्या रूट में प्लस में अगर इनफाइनाइट वैल्यू तक जाती है, अनंत मानों तक जाती है, हम अंदर वाली संख्या के फैक्टर सबसे कम अंतर पे करते हैं। हमारे पास अंदर वाली संख्या 6 है, इसके सबसे कम अंतर पे फैक्टर 3 और 2 होंगे। सबसे कम अंतर का मतलब समझिए इसके फैक्टर 1 के अंतर पे करें। यदि कोई संख्या रूट में लगातार प्लस में आगे जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो अंदर लिखी संख्या के फैक्टर 1 के अंतर पर करने होते हैं। और जब मैं इसके फैक्टर 1 के अंतर पर करूंगा तो मैं देखूंगा कि 3 दूनी 6, क्योंकि 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। इसका जो बड़ा वाला फैक्टर है वो उत्तर हो जाता है। आपको पता है कि 3 दूनी 6 में जो बड़ा है वो 3 है। आपके दिए गए सवाल का उत्तर 3 होगा, जो कि विकल्प पहले वाला होगा। आपके पास लिखा है, देखिए, √6 गुणा √15 बराबर है आपके पास x √10। √6 गुणा √15 बराबर x √10। समान करनी वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। 15 छक्का 90। जब 15 छक्का 90 होगा, ये √10 है। ये √10 से जो 90 है वो पूरा पूरा 9 बार कटेगा, अर्थात x बराबर कितना होगा? ये √9 बार आप इसे काटिए। x बराबर जो होगा वो आपके पास √9 होगा। किसी भी संख्या जो रूट में लिखी है, जब उसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये 2 चिन्ह लेके चलती है, प्लस और माइनस। कहने का मतलब है कि आप 9 का वर्गमूल निकालेंगे, ये प्लस माइनस 3 होगा, जो कि आपका उत्तर है विकल्प दूसरा। आगे लिखा है 3 माइनस 3 प्लस √5। सवाल में थोड़ी गलती लग रही है। 3 माइनस 3 प्लस √5 और बटे कितना है आपके पास 4 और माइनस 1/3 प्लस कितना है √5। ये 15 नहीं है, यहां पे 5 होगा। फिलहाल ये सवाल है जो मैंने लिख दिया। 3 माइनस 3 प्लस √5 बटे 4 और माइनस 1/3 प्लस √5। हम इसे कुछ नहीं करेंगे, अभी लास्ट वाले टर्म को हल करते हैं। 3 माइनस 3 प्लस √5 बटे 4 अपोन में 4 है। आपको पता है कि जब इसे नीचे से ऊपर लेके जाते हैं
तो कॉन्जुगेट के हिसाब से, इसके परिमेयकारी गुणांक के हिसाब से इसका चिन्ह बदल जाता है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाता है, मतलब 3, और माइनस कितना होगा √5। नीचे दोनों के वर्गों का अंतर लगाते हैं। 3 का वर्ग 9 होता है, √5 का वर्ग 5 है। जब 9 में से 5 गया तो 4 हो जाता है। हम देख रहे हैं कि दोनों के अपोन में 4 लिखा है, तो ये एक तरह का एलसीएम हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम सभी का एलसीएम 4 ले लेते हैं। जब सभी का एलसीएम 4 लेते हैं तो ये 4 तिया 12 माइनस, इसके आगे भी माइनस लगा है तो ये -3, और माइनस कितना होगा √5, और ये माइनस कितना होगा 3, और ये प्लस कितना होगा आपके पास √5। माइनस के √5 से प्लस का √5 हो गया। ये 3 और 3 कितना है 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और 6/4 का मतलब मेरे हिसाब से 3 कितना होगा 2। 3/2 आपके प्रश्न का उत्तर है। a + b = 1, ये सवाल अलजेब्रा का रहेगा। a + b और +1 बराबर है 0। a + b + 1 बराबर है 0। हम क्या करते हैं कि a + b, इस 1 को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 1 होगा। हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a की घात 3 प्लस कितना होगा b की घात 3, और प्लस होगा आपके पास 3ab, और कोष्टक में रहता है a - b, सॉरी a + b, बराबर हम -1 करेंगे। एक बार दोबारा आप देख लेंगे कि a + b + 1 बराबर 0, तब a + b बराबर -1 होगा। a + b बराबर -1 होगा। मैं दोनों पक्षों का क्यूब करता हूं, इनका घन करता हूं, तब a की पावर 3 + b की पावर 3 प्लस का 3ab कोष्टक में a + b होता है, बराबर जब मैं इसकी पावर 3 करूंगा तो -1 की पावर 3, मतलब -1 हो जाता है। a की पावर 3 और प्लस b की पावर कितना है 3। आपको पता है कि a + b का जो मान है, a + b का जो मान है वो आपके पास -1 है। जब -1 यहां लगाते हैं तो ये -3ab हो गया। इसे -1 को इधर ले आते हैं तो ये +1 हो गया, बराबर कितना है 0। आपको यही निकालना था कि a की घात 3 + b की घात 3 + 1 -3ab, इसका मान आपके पास कितना आ जाता है 0, जो कि विकल्प आपका b हो जाता है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ये आपसे जो बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। संख्या से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं वर्तमान में आना चाहता हूं तब। 5 वर्ष पहले ये कितने लोग हैं, ये 4 लड़के। इन 4 लड़कों की जो औसत आयु है वो आपके पास 9 वर्ष है। जब 5 वर्ष पहले 9 वर्ष है तो वर्तमान में आने के लिए उतना ही प्लस करते हैं जितने वर्ष पहले की बात चल रही है। अगर मुझे प्रेजेंट एज चाहिए, अगर मुझे वर्तमान आयु चाहिए तो मैं उतना ही प्लस करूंगा। तो 9 और 5 कितना हो जाता है 14। ये 4 का मान 14 है और आपको पता है ये औसत है। हम चारों का योग निकालेंगे तो 4 गुणा कितना होगा 14। योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। इन चारों का वर्तमान में जो आयु है, इन चारों की जो वर्तमान आयु है वो 56 हो चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहा जाता है। एक नए लड़के को शामिल कर रहे हैं। जब एक नए लड़के को शामिल करते हैं तो पांचों की वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाती है 15। तो मैं पांचों का योग निकालूंगा, योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। 15 पंजे 75। जब 4 लोगों का मान 56 है और 5 लोगों का 75 है तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5वां व्यक्ति मिल जाएगा। मैं 75 में से 56 को माइनस करता हूं। जब 75 में से 56 को माइनस करते हैं तो ये 19 आ जाता है, जो कि विकल्प संख्या डी है।
39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का औसत हम क्या करते हैं, देखिए 39 में 48 को जोड़ते हैं, औसत का बेसिक फॉर्मूला ही लगा देते हैं। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 39, 48, 51 प्लस है आपके पास 63, 63 के बाद है 75 और 75 के बाद है 83, 83 के बाद है प्लस का x और x के बाद कितना है आपके पास 69 बराबर। आपको देखना चाहिए कि 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 संख्याएं हैं और 8 संख्याओं के औसत का जो मान है वो आपके पास 60 है। योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। इन सबको आप ऐड करिए और आप 48 में से इसे माइनस करिए। मुझे लगता है कि आप लोग 480 में से उस वाले पक्ष को माइनस करेंगे। हल करने पर आपका जो उत्तर होगा वो आप देख लीजिए। अगला है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि 51, 84 मूल्य का हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए जिनके भार का अनुपात 1, 2, 3 है। आपके पास एक हीरे का टुकड़ा है, उस हीरे के टुकड़े को 3 जगह काट रहे हैं। टुकड़ों में जो अनुपात है वो 1:2 अनुपात कितना है 3। हीरे के टुकड़े का मूल्य है जो आपके पास उनके भारों का अनुपात है वो 1:2:3 है। जब 1:2:3 है तो इसका मतलब है कि उसे तोड़ने से पहले जो हीरा होगा पूरे 6 ग्राम का होगा। अगर मैं ये मान लेता हूं कि पहले वाला 1 ग्राम का है, दूसरा वाला 2 ग्राम का है, तीसरा वाला हीरा 3 ग्राम का है, इसका मतलब तोड़ने से पहले क्या तीनों 6 ग्राम के रहे होंगे। यहां पर हम इनके वेट की बात कर रहे थे, यहां पर हम इनके मूल्य की बात करेंगे। प्रश्न में एक बात कही जाती है कि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब 1 का वर्ग करेंगे तो इसका मूल्य मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो इसका मूल्य मिलेगा और 3 का वर्ग करेंगे तो इसका मिलेगा। 1 का जो वर्ग है वो आपके पास 1 है, 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है। इसका मतलब है कि अगर मैं इन्हें तोड़ के बेचना चाहता हूं तो 9, 4, 13 और 1 कितना होगा 14। तोड़ने के बाद, टूटने के बाद कुल मिलाकर जो हीरे के टुकड़े बिकेंगे वो 14 रुपए के बिकेंगे। अगर ये किसी वजह से हम इसे नहीं तोड़ते या नहीं टूटता तो ये हीरा 6 ग्राम का होता, और अगर ये हीरा 6 ग्राम का होता तो फिर ये 6 छंग 36 रुपए का बिकता। हमें बताना है कि हानि कितनी हुई। मूल हीरा 36 रुपए का है, हम 36 को बता रहे हैं 5184। 36 का मान 5184 है तो 1 का मान 144 होगा, इसे काट लेंगे। 36 का मान 5184 है तो 1 का मान 144 होगा। हमें यह बताना है कि टूटने से कितनी हानि हुई है। जो सामान पहले 36 का बिक रहा था आज वो 14 का बिक रहा है। जो सामान पहले 36 का बिक रहा था टूटने या तोड़ने के बाद वो 14 का बिक रहा है, तो हानि कितने की होगी। इन दोनों का हम अंतर करेंगे तो हमें लॉस का रेशियो मिल जाता है। 36 में से हम 14 को माइनस करते हैं, 6 में से 4 गया 2 यानी 22 हो गया। अगर 22 का मान निकालेंगे तो 22 का गुणा 144 से करेंगे। जब 22 का गुणा 144 से करेंगे तो 22 चौक 88 का 8 और 22 चौक 88 और 8 कितना होगा 96। अब 68 तो मुझे लगता है कि एक ही विकल्प में है, 2 में है। 96 22 ही का ना 22 और 9 31 होगा। 3168 रुपए का लॉस उसे हो जाता है।
एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके विक्रय मूल्य में 30 की कमी कर देती है। हमने इसके एमआरपी को अंकित मूल्य को 100 माना है। हमने इसके एमआरपी अंकित मूल्य को 100 माना है। अगर मैं केवल डिस्काउंट की बात करता हूं तो डिस्काउंट 30% का है तो 30% हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो एमआरपी माना है वो आपने 100 रुपए माना है। 30% की कमी यानी 30% का बट्टा तो 30 हो गया, और 30 का जो मान है वो असल में 30 ही चल रहा है। जब 30 का मान 30 है तो 1 का मान 1 है, तो आपके पास 100 का मान 100 हो जाता है। दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिताएं। हमारे पास दो अर्धगोलाकार बर्तन है, हमें इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। पहले वाले की रेडियस को a मान लेता हूं और मैं दूसरे वाले की रेडियस को b मान लेता हूं। पहले वाले की रेडियस को a मानते हैं, फिर दूसरे वाले की रेडियस को b मानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी अनुपात निकाला जाता है या अनुपात के संदर्भ में चीजें दी जाती हैं तो जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है, अर्थात a की घात 3, सॉरी रेडियस की घात 3। मतलब हमारे पास जो दो अर्धगोले हैं उन दोनों अर्धगोलों की त्रिज्याओं का अनुपात a अनुपात b है। अगर मैं उनके आयतन की बात करता हूं तो आयतन जो वेरिएबल है उसकी घात 3 पे काम करता है, अर्थात ये a की पावर 3 और ये b की पावर 3 होगा। अगर ये a की पावर 3 होगा तो पहले वाले का आयतन a की पावर 3 है, ये b की पावर 3 है। पहले वाले का आयतन है 6.4 लीटर, दूसरे वाले का 21.6 लीटर। दशमलव से दशमलव को हटा रहे हैं क्योंकि मुझे a/b चाहिए। अगर मुझे a/b चाहिए तो मैं 64 का वर्गमूल निकालूंगा तो 8 होगा, सॉरी 4 हो जाएगा, और 216 का वर्गमूल 6 होगा। ये 4/6 है, इसका मतलब 2/3 होगा, और 2/3 का जो मतलब सही में होगा वो 2:3 होगा, जो कि विकल्प संख्या डी है। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 6 घंटे में भर सकता है। पहले वाला जो नल है वो इसे 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला 6 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले हैं। क्षमता या इनकी एफिशिएंसी को विशेष रूप से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पहले वाला टंकी को 8 घंटे में, दूसरा वाला 6 घंटे में। 8 और 6 का जो एलसीएम है वो 24 है। हमने काल्पनिक तौर पे ये माना है कि टंकी की क्षमता 24 लीटर है। 8 या 24 पहले वाले की क्षमता, 3 दूसरे वाले की क्षमता 4। सवाल में कहा जाता है कि दोनों को खोल रहे हैं। जब दोनों को खोलेंगे तो a प्लस b दोनों को एक साथ खोलेंगे, और जब a प्लस b दोनों को हम एक साथ खोलेंगे, इन दोनों की क्षमता मिला के 3 और 4 कितनी है? 7। एक बार में, या मैं ये कह सकता हूं कि एक घंटे में 7 लीटर पानी टंकी के अंदर जाएगा। ये दोनों कितने घंटे तक काम करते हैं? दोनों 2 घंटे तक काम करते हैं। 2 घंटे के बाद एक को बंद कर देते हैं। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि 2 घंटे में 14 लीटर काम हो गया। जब 24 में से 14 लीटर टंकी भरी जा चुकी है तो इसका मतलब 10 बाकी है। जब एक को बंद कर दिया, जब एक को बंद कर देते हैं तो बाकी काम कौन करेगा? V करेगा, और समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। दूसरे वाले की क्षमता 4 है, इसे 2 से कैंसिल करते हैं 2 बार और इसे काटते हैं 5 बार। 5/2 का मतलब 2 सही 1/2 होगा। दूसरा नल उस टंकी को कितने घंटों में पूरा भर देगा? क्या यह 2.5 घंटे है? जो कि विकल्प संख्या डी है। a माइनस बी बराबर 3। देखो आपको जो निकालना है, आपको बताना है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3। यहां लिखा है माइनस का 3abc
और अपोन में a प्लस बी प्लस सी चल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऊपर वाला ये जो लिखा है, अगर आप इसके फॉर्मूले को खोलेंगे, इसमें दो कोष्टक आपको मिलती है। पहली कोष्टक a प्लस बी प्लस सी होती है जो कि नीचे वाली से कट जाती है, और दूसरी कोष्टक में केवल आपको मिलेगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस होता है c माइनस a का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो पहली कोष्टक a प्लस बी है, जब पहली वाली कोष्टक a प्लस बी है तो ये इससे खत्म हो जाएगा, केवल ये रहेगा। जो अभी हम प्रश्न कर रहे हैं, जो ऊपर की तरफ कोष्टक में लिखा है, इसके कई फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग प्रश्नों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से लगाए जाते हैं। a माइनस बी का मान 3 है, यहां पे लगा देना होगा 3 की पावर 2। b माइनस सी का मान 5 है, 5 की पावर 2, और c माइनस a का मान 1 है तो 1 की पावर 2। यहां पर 1/2 रहेगा, 3 की पावर 2 मतलब 9, 5 की पावर 2 मतलब होगा 25, और 1 का मतलब 1। ये 9 और 1 10 हो गया, और ये 25 मतलब 35 हो गया। 35 का जब आधा करेंगे तो ये 17.5 हो जाता है, 17.5। 17.5 मतलब जो कि पहला विकल्प आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। आपको अगर लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कुछ ठीक है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% का वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो और जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है तो नगर में कितनी महिलाएं? हम देख रहे हैं आपके पास टोटल जो आबादी है, टोटल आबादी 15,000 है। यहां मेल की बात करेंगे, यहां फीमेल की बात करेंगे। मेल में 8% का वृद्धि है, 8% का वृद्धि है, और फीमेल में 10% का वृद्धि है। मेल में 8% का वृद्धि, फीमेल में 10% का वृद्धि। अच्छा बताओ कि अगर मैं ये समझ लूं कि दोनों में 8% का वृद्धि है, अगर मैं ये समझ लूं कि दोनों में 8% का वृद्धि है, अगर मैं ये मान लूं कि दोनों में 8% का वृद्धि है, तो मुझे 15,000 का जो निकालना होगा, मुझे 15,000 का 8% निकालना होगा। मैं 15,000 के 8% की बात कर रहा हूं। हम अभी ये समझ रहे हैं कि कुल आबादी में 8% का वृद्धि हुआ है। जो 15,000 का 8% होगा वो 1,200 होगा। अगर मैं ये समझ रहा हूं, ये मान के प्रश्न कर रहा हूं कि दोनों में 8% का वृद्धि है तो वृद्धि 1,200 का होगा। लेकिन वृद्धि जो हो रही है कुल मिलाकर 15,000 से अगर ये 16,300 है तो वृद्धि तो 1,300 की हो रही है। अगर वृद्धि 1,300 की हो रही है और यहाँ 1,200 की हो रही है तो वृद्धि 100 की ज्यादा हो रही है। वृद्धि 100 की इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि महिलाओं की वृद्धि 8% नहीं है, वो 8% से 2% ज्यादा है। तो ये जो हम वृद्धि 100 की देख रहे हैं, ये जो हम 100 की वृद्धि देख रहे हैं, ये महिलाओं के 2% वृद्धि के या महिलाओं के 2% के बराबर होगा। हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 50 बार कैंसिल होता है, कट जाता है, यानी फीमेल की आबादी जो है वो 5,000 है। विकल्प यानी डी। एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं। 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से, अच्छा 5 वर्ष में अगर 5700 हो जाते हैं तो 700 का ब्याज एक वर्ष में हुआ। और एक वर्ष में जो फायदा होता है किसी ब्याज के रूप में, वो ब्याज दर की वजह से होता है। अगर मैं यहां पर लाभ निकालता हूं, मैं देखता हूं
कि 5,000 से 5700 हो रहे हैं, तो 5700 रुपये का लाभ होगा या 5700 का ब्याज होगा? 5,000 से 5700 का मतलब 700 का ब्याज है। 5700 तो आपका अमाउंट हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। तो इसमें जो 700 का ब्याज है वो 1 वर्ष में है, और 1 वर्ष में जो वृद्धि होती है, 1 वर्ष में जो वृद्धि होती है, ये दर प्रतिशत को बताती है। अर्थात आपके प्रश्न में जो दर है वो 14% है। अब 14% पर हम क्या करेंगे? 7,000 का 14% की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। जब 7,000 का 14% की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 00 से 00 होगा, ये भी 14 पंजे 70 हो जाता है। हमारे पास जो ब्याज है वो 4,900 रुपये, 4,900 रुपये का ब्याज है। 7,000 रुपये आपने कहीं लगाए थे, 4,900 रुपये का ब्याज मिल जाता है। 7,000 रुपये कहीं लगाए थे, 4,900 का ब्याज मिल जाता है, तो जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 11,000 कितना होगा? 900, जो कि बी वाला विकल्प है। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, तदोपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। उस चोर तथा पुलिसकर्मी के दौड़ने की गति क्रम से 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए साहब, ये पुलिस है, पुलिस का मतलब है ये पुलिस है पी, और ये चोर है। ये पुलिस है और ये चोर है। पुलिस और चोर के बीच में जो फासला है वो 200 मीटर का फासला है। पुलिस वाले की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की चाल 10 है। वे दोनों 6 मिनट तक दौड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि 6 मिनट में कितना फासला खत्म होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो फासले की बात है, फासला मेंटेन होना या फासले को खत्म करना, ये सापेक्ष चाल पर निर्भर करता है। पुलिस वाले की चाल 11 है, चोर की चाल 10 है, दोनों की दिशा समान है, तो चालें घट जाती है। इन दोनों की सापेक्ष चाल 1 हो जाती है। हम निकालते हैं दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा? आपके पास दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। इनकी चाल 1 है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ये दोनों 6 मिनट तक दौड़े हैं। 6 मिनट का मतलब 6 गुणा 60 सेकेंड। ये 18 से 20 बार कटेगा और 20 पंजे कितना होगा? 100। अर्थात 6 मिनट में 360 सेकंड में पुलिस वाला चोर की तुलना में 100 मीटर दूरी ज्यादा चलेगा, अर्थात 100 मीटर का फासला खत्म कर लेगा। आपको पता है कि फासला कितने मीटर का था? 200 मीटर का फासला था। जब 100 मीटर का फासला खत्म कर लेगा तो कितने मीटर का फासला बाकी रहेगा? कितनी रह जाएगी? मतलब 100 मीटर। एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है। हमें बताना है कि इसका आरंभिक मूल्य क्या है। आरंभिक मूल्य का मतलब है कि जितने में पहले वाले व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा था उसका मूल्य क्या है। तो ए के मूल्य की बात चल रही है। ए का मूल्य नहीं पता, मैंने ए के मूल्य को ए माना है। ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का जो मतलब है वो 5 से 6 होता है। वस्तु बी के पास आ चुकी है, बी सी को बेच रहा है, 25% के लाभ पर बेच रहा है। 25% का मतलब 1/4 है। 1/4 का मतलब 4 से 5। कुल मिलाकर ये 1200 रुपये उसे देने पड़ते हैं। 6 पंजे 30 से कितनी बार कटेगा? 40 बार। 5 चौक 20 का गुणा करते हैं तो ये कुल मिलाकर 800 रुपये हो जाता है। पहले वस्तु ए के पास थी, उसके बाद बी के पास आ रही है,
उसके बाद वस्तु सी के पास आती है, जो कि 1200 रुपये देने पड़ते हैं। 75 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से कट रही है? यदि मुझे किसी भी संख्या के निकटतम कोई संख्या चाहिए जो उससे कटती है, हमें क्या करना होगा? हमें यह करना होगा कि हमें इस संख्या को 65 से भाग लगानी होगी। हमारे पास एक संख्या है 75 070। मैं आपको बता देता हूं कि 65 ही करना 65। यहां कितना बचेगा? 10, 0 उतार लिया। 65 ही करना 65। कितना बच जाता है आपके पास? 35। यहां पर हमने 7 को उतार लिया। जब 7 को उतारेंगे, 7 छंग 42। यहां पर हम 5 बार भाग लगाते हैं। 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 कितना होगा? 32। 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। कितना बचा? 320। हम 65 से भाग लगाते हैं 4 बार। 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26। हम देखते हैं कि शेषफल का मान 60। किसी भी संख्या के निकटतम जो संख्या चाहिए, आपका पहला काम है आप उसे उस संख्या से भाग लगाइए। भाग लगाने के बाद ये देखिए कि संख्या कितने तरह से प्राप्त हो सकती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं इस संख्या को 65 से भाग लगा रहा हूं, हमारे पास शेषफल का मान 60 है। या तो आप 60 को माइनस कर दे, तब उत्तर हो जाएगा। और अगर 60 को माइनस नहीं कर सकते या करने की हालत में नहीं है, तो फिर कुछ प्लस करना होगा। इन दोनों के अंतर को प्लस करते हैं तो 65 और 60 में जो अंतर है वो 5 का है। मैं आपको बता दूं कि 65 से कटने वाली संख्या जो 75 70 के संदर्भ में निकाली जाएगी, उसके निकालने के 2 तरीके हैं। या तो इसमें 60 घटा दो या फिर इसमें 5 को जोड़ दो। लेकिन निकटतम वाले केस में ना तो माइनस का हम सीधे यूज करते हैं, ना प्लस का करते हैं। हम ये देखते हैं कि इन दोनों में छोटा नंबर क्या है। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? तो 5 छोटा है और 60 बड़ा है। प्लस माइनस का ख्याल बाद में रखते हैं, पहले छोटा बड़ा देखते हैं। 60 संख्या छोटी है और 5 संख्या बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा? इस संख्या में 5 को जोड़ दूंगा। 60 बड़ी है, 5 छोटी, निकटतम में छोटा लगाइए। जब 75 70 में 5 को जोड़ेंगे तो 75 75 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% ज्यादा है? अगर 80 से 20% ज्यादा है तो इसे 20% से बढ़ाइए, जो कि 96 हो गया। एक किसान अपनी n गाय को झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है। पहले बेटे को आधा, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5। यहां पर आधा, इस सवाल को y मान के भी कर सकते हैं, कोई विशेष संख्या मान के भी कर सकते हैं। सवाल में कहा है आधा, सवाल में कहा है 1/4 और सवाल में कहा है 1/5। मैं 2 4 5 से कटने वाली संख्या 20 मान लेता हूं। सवाल में कहा आधा मतलब 1/2, सवाल में कहा चौथाई मतलब 1/4, सवाल में कहा 1/5 लिख दिया। मैं 2 का 4 का 5 का एलसीएम लेता हूं। 2 4 5 का जो एलसीएम है वो आपके पास 20 है। 20 का 1/2 मतलब कितना होगा? 10। 20 का 1/4 मतलब कितना होगा? 5। 20 का 1/5 मतलब कितना होगा? 4। 10 और 5 15 और 4 19 हो गया। जब 20 में से 19 खत्म हो गया तो कितना बचा? 1। और 1 को कितना बता रहे हैं? 7। जब 1 का मान 7 है तो हमें तो 20 का चाहिए। 20 का मान 20 सत्ते कितना है? 140। आपके प्रश्न का उत्तर 140 डी वाला विकल्प है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जिसमें 675 से पीडीएफ आपके सामने होनी चाहिए। पहले देखिए कुछ सवाल है क्या। सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस तभी फायदेमंद होती है। आप कितने ही फॉर्म अप्लाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। सवाल है कि 675 को गुणा कर दें ताकि पूर्ण घन हो जाए। घन का मतलब है कि हमें कोई संख्या क्यों प्राप्त होनी चाहिए। मैं 675 के फैक्टर करता हूं तो 675 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा फिर 3 है 5 और फिर है आपके पास 5। किसी भी संख्या को पूर्ण घन स्थापित करने के लिए सबसे पहले उसके फैक्टर बनाइए। फैक्टर बना के हम देख रहे हैं कि 3 और 3 और 3 5 और 5। फैक्टर करने के बाद हमें यह सुनिश्चित कर लेना होता है कि उसके अंदर किसी भी संख्या के फैक्टर कम से कम 3 होने चाहिए। यहां पर 3 के 3 फैक्टर पूरे हैं, यहां पर 5 के फैक्टर पूरे नहीं है, तो गुणा किससे करेंगे? 5। पूर्ण घन में जोड़ा 3 का बनता है, अर्थात उत्तर कितना होगा? 5। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा मिले और बताइए कि कहाँ कमी चल रही है। मैं बहुत जल्दी सुधार करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन का उतना खास अनुभव नहीं है। ऑफलाइन में काफ़ी समय पढ़ाते मुझे हो गया है। आप मेरे स्टडी मटेरियल को देखिए, कहीं सुधार की ज़रूरत है तो मुझे बताइए। एक बैच में और ला रहा हूं जो कि यूपी SSC पैट के लिए खासकर होगा, उसमें हम लोग DI की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।